ब्रीदिंग टेक्निक हशीरास को स्ट्रांग बना देता है, सिर्फ स्वॉर्ड स्किल्स में ही नहीं बल्कि स्पीड, मूवमेंट्स और वर्सेटिलिटी भी नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाती है। लेकिन डीमन से लड़ने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है। जब एक डीमन स्लेयर अपनी सीमा के पार जाता है, जब उसकी इच्छा शक्ति, उसकी आग, उसकी डिटर्मिनेशन हद से बाहर निकल जाती है, तब वो अनलॉक करता है एक नई नेक्स्ट लेवल और विनाशकारी ब्रीदिंग फॉर्म। ये नई स्टाइल पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। तो आज हम जानेंगे उन महान डीमन स्लेयर्स के बारे में जिन्होंने बैटल के दौरान अपनी नई शक्ति को अनलॉक कर लिया। लेकिन रुको, पहले हम पढ़ेंगे कुछ प्यारी प्यारी कमेंट्स हमारे खास सब्सक्राइबर्स की। पहला कमेंट है निश्चल भाई की तरफ से, अंडररेटेड फायर, थैंक यू सो मच ब्रदर। अगला कमेंट है तमूर ताहिर भाई की तरफ से, योर वीडियो इज बेस्ट एंड यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच ब्रदर। लेकिन उन्होंने कहा, भाई आपकी वॉइस चेंज करो, अच्छी नहीं है, एक करने से व्यूज ज्यादा आएगा। ओके ब्रो, मैं कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट दूंगा। राना हुसैन ने कमेंट किया है, हार्ट हार्ट हार्ट, आपके लिए भी ब्रदर, हार्ट। तो अब मेन वीडियो शुरू करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स, सदियों पुरानी एक कला, सन ब्रीदिंग, सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली तकनीक। यही असली सोर्स है जिसे बाकी सभी स्टाइल्स निकली है। फायर ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग, इंसेक्ट ब्रीदिंग, लव ब्रीदिंग, हर एक की अपनी अल्टीमेट डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज। लेकिन सबसे घातक क्या होता है? फाइनल फॉर्म, जो किसी भी स्टाइल का चरम स्तर होती है। उदाहरण के लिए वाटर ब्रीदिंग का 10th फॉर्म, कांस्टेंट फ्लक्स, एक ऐसा फ्लोइंग अटैक जो यूजर की स्ट्रेंथ, स्पीड और मोमेंटम को लगातार बढ़ाता चला जाता है। रूई के खिलाफ भयानक जंग में जब बाकी सभी फॉर्म्स नाकाम हो गए, तब तंजीरो ने कांस्टेंट फ्लक्स का इस्तेमाल कर अपनी आखिरी उम्मीद जिंदा रखी। अब सवाल यह है, क्या तुम इन टेक्निक्स को मास्टर कर सकते हो? सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म, यह कोई साधारण फॉर्म नहीं बल्कि पहले के 12 फॉर्म्स की कंबाइंड फॉर्म है। यही वजह है कि यह सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। एक नया फॉर्म बनाना आसान नहीं होता। यह तब बनता है जब कोई पुरानी सीमाओं को तोड़ता है, खुद को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। और ब्रीदिंग टेक्निक्स की सबसे बड़ी खासियत, अगर तुमने फर्स्ट फॉर्म को मास्टर कर लिया तो फ्यूचर में तुम खुद का एक न्यू फॉर्म बना सकते हो, जैसा जेनित्सु ने किया था। जब जियू ने वाटर ब्रीदिंग का 11th फॉर्म डेड काम बनाया, हर कोई दंग रह गया। जब मुइचिरो ने मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म ऑब्जर्विंग क्लाउड्स बनाया, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब जेनित्सु ने थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म गॉड ऑफ थंडर बनाया, तो यह साबित हो गया कि इंसान अपनी सीमाओं को खुद बनाता है। अब इन्हीं लेजेंडरी फॉर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। द न्यू ब्रीदिंग फॉर्म्स, गियू तोमियोका, वाटर ब्रीदिंग। तोमियोका वाटर हशीरा होने के नाते इस तकनीक का मास्टर है, इसलिए जब उसने एक न्यू फॉर्म का इस्तेमाल किया तो हर कोई दंग रह गया। उसने इस नए 11th फॉर्म का पहली बार रूई के खिलाफ उपयोग किया। रूई एक 12 किजुकी डीमन जिसकी ब्लड डेमन आर्ट बेहद खतरनाक थी। लेकिन 11th फॉर्म डेड कॉम, यह तकनीक यूजर को कॉम एंड ट्रैंक्विल बना देती है। लेकिन जैसे ही दुश्मन हमला करता है, जस्ट इन अ मोमेंट, डेड कॉम ने रूई की ब्लड डीमन आर्ट को काट दिया। न कोई तनाव, न कोई डर, तोमियोका ने बिना कोई मूवमेंट किए उसे हरा दिया। अब सवाल यह है, क्या यह वाटर ब्रीदिंग की सबसे ताकतवर फॉर्म थी या इससे भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म आने वाला है? मुइचिरो तोकितो मिस्ट ब्रीदिंग, अपर मून रैंक 5 डीमन से लड़ते वक्त मुइचिरो ने मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म ऑब्जर्विंग क्लाउड्स को अनलॉक किया था। हालांकि मिस्ट ब्रीदिंग मुख्य ब्रीदिंग टेक्निक्स में से नहीं है, लेकिन फिर भी सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये यूजर की प्रेजेंस को छुपाने के लिए उसकी मूवमेंट स्पीड को स्लो कर देता है, और फिर अचानक एक एक्सट्रीमली फास्ट अटैक, और फिर सिर्फ 1 सेकंड के अंदर डीमन का गला बॉडी से अलग, एकदम रहस्यमयी अंदाज में हमला। जस्ट इन अ मोमेंट, इट्स ओवर। क्या यही मिस्ट ब्रीदिंग की सबसे खतरनाक ताकत है, या फिर इसमें अब भी कोई छुपी हुई टेक्निक बाकी है? जेनित्सु अगत्सुमा, थंडर ब्रीदिंग। डीमन स्लेयर का सबसे ज्यादा डरा हुआ स्लेयर एक ही है, जेनित्सु, और सबसे शक्तिशाली भी। कैसे? चलो मैं बताता हूं। अगर जेनित्सु जाग रहा हो तो कोई भी उसे मार देगा, लिटरली कोई भी। लेकिन अगर वो सोया रहा तो किसी का बाप भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
जेनित्सु को सिर्फ थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना आता था। लेकिन ब्रदर, इन्फिनिटी कैसल आर्क में हमने वो जेनित्सु देखा जिसकी हमने एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। स्पीड, पावर, लाइटनिंग, वो जेनित्सु नहीं, एक चलता फिरता इलेक्ट्रोमैन बन चुका था। थंडर ब्रीदिंग मेन ब्रीदिंग स्टाइल है और जेनित्सु ने फर्स्ट फॉर्म को एक्सट्रीमली मास्टर कर लिया है। एंड भाई, फर्स्ट फॉर्म से ही बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। इन्फिनिटी कैसल आर्क में न्यू अपर मून 6 काइगाकू के साथ जेनित्सु की फाइनल फाइट होती है और तभी वो इस्तेमाल करता है थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म, गॉड ऑफ थंडर। वो अब सिर्फ जेनित्सु नहीं रहा, वो एक लाइटनिंग मैन बन चुका था। इस फॉर्म में मल्टीपल थंडर स्लैश आते हैं लाइटनिंग की स्पीड में। और यार, ये काइगाकू जेनित्सु का दोस्त था। दोनों ने एक ही मास्टर से ट्रेनिंग ली थी, लेकिन काइगाकू को थंडर ब्रीदिंग की सभी फॉर्म्स आती थी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर, और जेनित्सु को सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता था। इसलिए काइगाकू हमेशा जेनित्सु का मजाक उड़ाता था। लेकिन फिर अपर मून 6 बनने के बाद इसने अपने ही मास्टर को मार डाला और बस उस पर जेनित्सु का खून खौल उठा था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक लड़ाकू नहीं, एक तूफान बन चुका था। इन्फिनिटी कैसल आर्क में हमें सीरियस जेनित्सु की फाइट देखने को मिलेगी। आई थिंक मूवी रिलीज हो चुका है, मैंने अभी तक नहीं देखा, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। न्यू हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।